में अगर आप देखें तो हमारे पास जैसे केमिस्ट्री में आप मेटलॉइड्स बेसिकली बोलते हैं, वैसे यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स बोला जाता है। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, हमारे लिए ये तीन फोकस है। कार्बन को हम लोग कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं कंसीडर करते? क्योंकि इसका एटम बहुत स्मॉल होता है और एटम स्मॉल होने की वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो काफी अच्छी होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोग देखें तो काफी अच्छी होती है, तो आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके फ्री करना मतलब इतना आसान नहीं है। वेयर जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है हमारे पास, इनका एटम साइज हमारे पास कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ठीक है, और इसकी वजह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो कंपैरेटिवली वीक होती है, जिसकी वजह से आप इनको तोड़ करके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करा करके कंडक्शन करा सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन कि भाई हमारे पास जितने भी मटेरियल है उनको हम लोग कंडक्शन के बेसिस पर देखें तो कितने प्रकार के मटेरियल्स बनते हैं। तो कंडक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे पहले होते हैं हमारे पास कंडक्टर्स, जिनके पास इनफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं बोलूं लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं फॉर कंडक्शन, जिनका हमारे पास जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज हाई, कंडक्टिविटी दैट इज वेरी हाई, ठीक है। एग्जांपल में आपके पास गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आपके पास कॉपर हो गया, ये आपके कंडक्टर्स होते हैं। फिर आपके ठीक है, जिनको हम लोग वैसे तो देखा जाए तो हर मटेरियल कुछ ना कुछ कंडक्शन कर ही देता है, लेकिन यस कुछ मटेरियल होते हैं जो बहुत अच्छे इंसुलेटर का भी हमारे पास काम करते हैं, जिनके अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, हम लोग यहां पर बात करेंगे नो फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सभी में है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जगह बोलने की जगह आप इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलिए तो ज्यादा बेटर है कि इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं, तो आप आसानी से इनका कंडक्शन करवा सकते हैं। वेयर एज इन इंसुलेटर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वेरी लेस, कंडक्टिविटी दैट इज वेरी लेस, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा है, कुछ ऐसे मटेरियल थे जो कंडक्शन नहीं करते हैं और कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, जो इन दोनों के बीच में ही लाई करते हैं। हमारे पास रूम टेंपरेचर पर अगर आप देखें, रूम टेंपरेचर पर इनके पास ऑलमोस्ट ये इंसुलेटर का ही काम करते हैं, कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, लेकिन जैसे आप इनका टेंपरेचर राइज कराते हैं, टेंपरेचर राइज होते ही बॉन्ड ब्रेक करते हैं और बॉन्ड ब्रेक होने के साथ सम कंडक्शन इज पॉसिबल, सम कंडक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। इनको हमारे पास आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम, आइसोलेटेड अगर हमारे पास सिलिकॉन का एटम है तो आपको ये बात पता है कि इसके अंदर क्या रहते हैं, हमारे पास शेल्स रहते हैं, जैसे फर्स्ट शेल n = 1 है, n = 2 है, n = 3 एंड सो ऑन। हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, हर शेल का अपना एक फिक्स एनर्जी हमारे पास बेसिकली होता है, राइट, यस और नो। लेकिन अगर आप यहां पर नोटिस करें, क्या सिलिकॉन एटम हमेशा आइसोलेटेड फॉर्म में रहता है? नहीं। जब भी हमारे पास दो सिलिकॉन एटम आकर के बॉन्ड बनाने की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हमारे पास दो सिलिकॉन एटम बॉन्डेड स्टेट में होता है तो आखिरी वाले जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डेड स्टेट में होता है, तो आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंपैक्ट आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंपैक्टेड, क्योंकि यही वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। कभी भी अंदर वाले एनर्जीज फ्लक्चुएट करती है, वैलेंस शेल की जो एनर्जीज है अब वो डिस्क्रीट ना रह करके ये फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि इंटरेक्शन होता है और फ्लक्चुएट करने से उनकी एक रेंज ऑफ एनर्जीज हो जाती है, रेंज ऑफ एनर्जीज हमारे पास आ जाती है। जैसे आप लोगों ने बोहर्स मॉडल में पढ़ा है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 z²/n²। आप z एटॉमिक नंबर डालेंगे तो एलिमेंट के हिसाब से आएगा, n की वैल्यू 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे तो हर शेल की आपको एक फिक्स एनर्जी मिलती है, यस, जिसमें आप स्टेशनरी ऑर्बिट्स का वर्ड यूज करते हैं। बट अगर आप देखें कि दो सिलिकॉन एटम जब आपस में आ रहे हैं तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक और प्रोटॉन के फोर्सेस की वजह से इंटरेक्शन होता है और जिसकी वजह से लास्ट वाली शेल का जो हमारे पास बैंड है, मतलब जो बोला जाए एनर्जी है, वो एक फिक्स एनर्जी ना रह करके रेंज ऑफ एनर्जीज होती है। तो उनके हिसाब से क्या था कि जब सिलिकॉन बॉन्ड बना रहा होता है तो बाद में यहां पर आपके दो बैंड्स बन जाते हैं एनर्जीज के, ठीक है, दो हमारे पास बैंड्स बन जाते हैं, जिसको हम लोग ऐसे कर्व फॉर्म में ना दिखा करके हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास इस प्रकार से एनर्जी का अगर मैं प्रोफाइल बनाऊं, ठीक है, तो इसके फर्स्ट शेल की एनर्जी यहां होगी, सेकंड शेल की एनर्जी यहां होगी, थर्ड शेल की एनर्जी यहां होगी एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारे पास आइसोलेटेड एनर्जी का अगर मैं प्रोफाइल बनाऊं तो ऐसा होता है। लेकिन जब सिलिकॉन एटम हमारे पास बॉन्ड बना रहा होता है बेटा, तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक कि जो वैलेंस शेल है उसकी एनर्जीज हमारे पास फ्लक्चुएट कर जाती है, वहां पर नहीं जाती है। इनर शेल्स की आपकी एनर्जीज इंपैक्ट नहीं होती, ठीक है। इनर शेल की अगर हम लोग बात करें, इनर शेल एनर्जीज, इनर शेल जो आपकी एनर्जीज है रिमेन्स इंटैक्ट, एनर्जीज हम लोग कहते हैं कि वो सेम रहती है, लेकिन जो आउटसाइड वाली वैलेंस शेल है उसकी एनर्जी में इंपैक्ट आता है और दो बैंड बन जाते हैं। एक हमारे पास होता है वैलेंस बैंड और एक हमारे पास होता है कंडक्शन बैंड। अब कोई ये फिजिकल स्टेट वैसा मत समझिएगा कि कई बच्चों को लगता है कि सर इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास एक बैंड टाइप का है, नहीं, ये एनर्जी की मैं प्रोफाइल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये हम लोग अपने एनर्जी की प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। एक हो जाता है वैलेंस बैंड और एक होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड के बारे में अगर आप देखें तो ये लेस एनर्जी वाला बैंड है, लेस एनर्जी बैंड है, और जितने भी आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड इन इट, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिसाइड करते हैं इनसाइड इट, ठीक है। मतलब जो भी आपके वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स थे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलो या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ही होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इसी में ही रिसाइड करते हैं। तो ये एक रेंज ऑफ एनर्जीज होती है जिसके अंदर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं रिसाइड कर रहे होते हैं, रेंज ऑफ एनर्जीज होती है। एक और होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड जो हायर एनर्जी का होता है, ये हमारे पास हायर एनर्जी का रहता है बेटा, और ये रिप्रेजेंट करता है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से टूटेगा, है ना, जब आप हीट करोगे तो बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो ल्यूविस स्ट्रक्चर में तो आप इलेक्ट्रॉन को फ्री होते हुए दिखा सकते हैं। जैसे एक सिलिकॉन है, उसके पास 4 एटम्स थे और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस में और ये बॉन्ड बना करके बैठे हैं, जैसे ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया। लेकिन जैसे आप हीट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्री हो जाएगा। तो इसका रिप्रेजेंटेशन एनर्जी के फॉर्म में दिखाएं। आप सभी लोगों को पता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है तो उसकी एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है। ये ग्राफ आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि कभी भी दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी फॉल्स टू मिनिमम पॉइंट, क्योंकि वो एक उसके लिए स्टेबल पॉइंट हो जाता है, तभी वो बॉन्ड बना रहा है। तो जैसे आप इसको यहां से फ्री करना चाहते हैं तो बेसिकली आप इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो उसका रिप्रेजेंटेशन बॉन्ड जो हमारे पास ब्रेक हो रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन आप यहां पर कैसे दिखाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड एक हायर एनर्जी का बैंड है जिसमें इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम बॉन्ड, ये रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी के टर्म्स में। आपको एनर्जी हाई क्यों है, क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, जैसे आप एनर्जी देंगे तभी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तब वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो हमारे पास ये कंडक्शन बैंड का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मैक्सिमम एनर्जी है, इसको हम लोग ईवी से डिनोट करते हैं, और जो मिनिमम एनर्जी कंडक्शन बैंड का है इसको हम कैपिटल ईसी से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस की बात करें, ईसी माइनस ईवी, ये एक हमारे पास बैंड गैप एनर्जी कहलाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बैंड गैप एनर्जी, ठीक है। इसको हम लोग फॉरबिडन गैप भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता। फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन मतलब कि वहां पर कोई रुकावट है, वहां पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसको हम फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। एंड दिस सेक्शन, तो इनकी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कैसे करी थी सर, हम लोगों के तीन टाइप के मटेरियल्स आते हैं। एक होता था कंडक्टर्स, ठीक है, एक होता है हमारे पास कंडक्टर्स, एक होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। आपसे छोटे छोटे सवाल थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं, और एक लीडर्स, ठीक है। तो इस थ्योरी के हिसाब से इनको हम कैसे समझाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ मटेरियल इस कैटेगरी में है, कुछ इस कैटेगरी में है, कुछ इस कैटेगरी में है। तो बैंड थ्योरी ने हमें ये बताया कि हमारे लिए, ध्यान से देखना, बैंड थ्योरी ने हमें ये बताया कि जो कंडक्टर्स होते हैं इनका कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है, सीबी एंड वीबी ओवरलैप करता है।
तो ओवरलैप होने की वजह से देयर इज नो ईजी, डेल्टा ईजी, कोई बैंड गैप नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर के इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और तब जाकर के कंडक्शन पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर साइमल्टेनियसली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, कंडक्शन, साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, कंडक्शन कर सकते हैं। इसीलिए इनमें कोई ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ तो ये आराम से अपना कंडक्शन कराते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन मिलेगा कंडक्टर्स के लिए, एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड, जिसमें आपस में एक ओवरलैपिंग दिखा रहे हो कि जो भी इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर बॉन्डेड स्टेट में थे, जो भी इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डेड स्टेट में थे, वो आसानी से कंडक्शन बैंड में, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, तो साइमल्टेनियसली फ्री भी है। ठीक है, इंसुलेटर्स के पास बैंड आर सेपरेटेड बाय लार्ज डेल्टा ईजी, और ये डेल्टा ईजी अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है, मतलब इसमें हमारे पास क्या है कि जो आपका कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, इनमें हमारे पास जो गैप है वो अच्छा खासा है, एंड दैट ईजी अगर आप हर मटेरियल का देखेंगे जिनका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास या इससे ज्यादा है, ठीक है, वो मटेरियल जल्दी कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं। यहाँ पर इतना बैंड गैप होता है कि सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहीं पर रहते हैं। ठीक है, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहते हैं और वो कंडक्शन जोन में नहीं जा सकते। अब यहाँ पर एक डाउट आएगा आपका कि सर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई खतरनाक एनर्जी थोड़ा है हमारे पास कि हम दे नहीं सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, हम तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी दे सकते हैं, बात आपकी सही है। लेकिन बात ये होती है कि हर मटेरियल का, जैसे आप लोग बात करते हैं, एक लैटिस एंथैल्पी होती है कि अगर आप मटेरियल को कितनी एनर्जी दें कि उसका लैटिस ब्रेक डाउन कर जाए। तो जनरली क्या होता है, इंसुलेटर्स में जो बैंड गैप एनर्जी है वो हमारे पास ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। जब भी आप इंसुलेटर्स को हीट देने की कोशिश करोगे, आप नोटिस करना वो पिघल जाते हैं, है ना, वो मेल्ट डाउन कर जाएंगे, ब्रेक डाउन कर जाएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली में कोई ज्यादा एनर्जी नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू द लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी वो उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो जब भी आप हीट करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लैटिस एनर्जी तक रीच कर जाएंगे, जिससे लैटिस ब्रेक कर जाएगा और ये कभी भी कंडक्शन जोन में नहीं जाएंगे। हर एटम अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेकर के बॉन्ड अपना तोड़ करके फ्री हो जाएंगे, एटम ही सेपरेट आउट हो जाते हैं, स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करता है। तो ये बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं होता है। ये है आपका वैलेंस बैंड, ये है आपका कंडक्शन बैंड। इनके इसकी अगर मैं बात करूं, दिस इज ईसी, इसकी बात करें दिस इज ईवी। यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो थे बॉन्ड बनाए हुए उनको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इनके बीच का जो ये गैप है बेटा डेल्टा ईजी, दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस। तो जब आप हीट करना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और अगर आप फिर भी हीट करते हुए चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर डिवाइस में जब भी कभी आग लगती है तो वहां पर भी चीजें मेल्ट डाउन कर जाती हैं बियॉन्ड अ पॉइंट। तो इसकी अगर आप लैटिस एंथैल्पी तक पहुंचा दोगे तो ये भी ब्रेक डाउन कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि इनकी फ्री कहने का मतलब क्या हुआ इस बैंड थ्योरी में, सर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा फ्रॉम वीबी टू सीबी, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कहां पर, हमारे पास सीबी में, तो आप समझना कि कंडक्शन पॉसिबल हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है तो कंडक्शन हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी रहती है कि इस पॉइंट सिलिकॉन की अगर बात करें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये डेटा। और अगर आप यहाँ पर एक और चीज नोटिस करें कि हमारे लिए, और जर्मेनियम की बात करें तो 0.6 के आसपास, 0.7 के आसपास आप ले लीजिएगा। ठीक है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इसके पास एनर्जी चाहिए होती है। सिलिकॉन का एटम छोटा है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, जर्मेनियम का एटम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो कंपैरेटिवली कम एनर्जी पर आप बॉन्ड तोड़ सकते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इस पर सबसे पहला सवाल इस चैप्टर का यहीं से बनता है कि मैं कितनी मिनिमम एनर्जी दूं। मिनिमम एनर्जी हमारे पास क्या दिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए या कंडक्शन पॉसिबल हो, तो मिनिमम एनर्जी जो आपको देनी होगी दैट इज इक्वल टू बैंड गैप एनर्जी। और इससे आपका पूछा जाता है hc by लैम्डा बता दो, तो लैम्डा मैक्स हमें जब वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो एनर्जी हमारे पास मिनिमम होगा। ये सवाल पूछा जाता है कि मैं कितना लैम्डा मैक्स एक वेव लाइट को इस पे इंसिडेंट करा सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के कंडक्शन करा दे। तो जितना आपका एनर्जी गैप है उस मटेरियल का, क्वेश्चन में बैंड गैप एनर्जी दी होगी, जितना एनर्जी गैप है आपका उस मटेरियल का, आप उसी के हिसाब से करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाल दीजिए। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, जरा नोटिस करना, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा उसको बस यहां से यहां जाना, उसको एनर्जी कम चाहिए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहां होगा उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो कम से कम एनर्जी वाले को जब हमें ट्रांसफर कराना है तो बैंड गैप की एनर्जी आप दे दीजिए, तो आपका इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली फ्री हो जाएगा फॉर कंडक्शन। ठीक है, तो लैम्डा मैक्स पूछा जाता है, पहला सवाल ये बनता है, तो लैम्डा मैक्स का आंसर आ जाएगा। तो पहला सवाल आपका यहीं से बनता है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यस, तो मैं कुछ को रिप्रेजेंट कर देता हूं जो सेंटर वाले रीजन में है, ये इनके बॉन्ड्स है। ठीक है, सिलिकॉन अगर आप देखें, क्योंकि इंसुलेटर का ही काम करते हैं, क्योंकि कंडक्शन तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं करवा पाएगा। तो अब हुआ क्या कि कंसेप्ट ऑफ होल क्या है, जरा ये समझना कि जब हमारे पास रूम टेंपरेचर की बात करेंगे, रूम टेंपरेचर पर हमारे जो ये सेमीकंडक्टर्स है ये कहीं ना कहीं इंसुलेटर्स का ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन मैंने कहा था कि जैसे आप टेंपरेचर को राइज कराते हैं तो एनर्जी आप बेसिकली सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री हो जाता है। अब जरा देखना, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से फ्री हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो जगह थी वो खाली हो जाएगी। यस और नो? मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर फ्री हो गया, तो क्या ये वाली जगह जो थी वो खाली हो जाएगी? यस। मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो क्या ये वाली जगह जो है जो खाली हो जाएगी? यस। तो इसको अगर आप देख नहीं पा रहे हैं तो मैं इसको व्हाइट से दिखा दूं तो मे भी शायद आपको विजिबल हो जाए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे वेकेंट साइट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? होल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपना होल। ये कोई चार्ज नहीं है, बस एक खाली जगह है। तो इसका हमें कंसीडरेशन क्यों लेना है? अब जरा यहाँ पर नोटिस करना, हमारे पास बैंड स्ट्रक्चर में अगर हम लोग बात करें तो दिस इज योर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दिस इज योर सीबी। ठीक है, एंड दिस इज योर वीबी। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड टूट करके यहां पर आया है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये किसी से बंधा हुआ नहीं है। अगर मान लीजिए किसी बंदे ने क्या करा, इधर लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी, इधर लगा दी एक नेगेटिव प्लेट। ये है आपकी पॉजिटिव प्लेट और इधर है आपकी नेगेटिव प्लेट। तो क्या आपको ये बात पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सेट हो जाएगी? हाँ। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुए, वैसे तो सभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए क्या उन पर फोर्स लगेगा? हाँ। तो ये किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे? सर ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। मैं इसको ऐसे बना देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये इधर, एक तो कलर का हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, जाने की कोशिश करेगा, ये वाला हमारे पास इधर जाने की कोशिश करेगा, ये वाला हमारे पास इधर जाने की कोशिश करेगा। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हुए थे क्या ये कंडक्शन करवा पा रहे हैं? यस। तो बैंड स्ट्रक्चर में हम लोग दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन सीबी अगर आपके पास है, दिस रिप्रेजेंट्स कंडक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स कंडक्शन। ठीक है, और जहां पर से इलेक्ट्रॉन हमारे पास गया है तो वहां पर क्या बन जाएगा? होल। तो होल इन वीबी, अगर वैलेंस बैंड में आपको कहीं पर होल दिखाया जा रहा है, समझ जाना ये भी हमारे पास रिप्रेजेंट्स कंडक्शन, ये भी रिप्रेजेंट्स कंडक्शन ही है। क्यों सर? ये कैसे कंडक्शन कराएगा? मेरा दिमाग लगा,
क्या हर इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा? यस, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन किसी से बंधा हुआ नहीं है, वो तो मूव कर जाएगा, तो एक करंट हमारे पास इन्होंने बना दिया। लेकिन जो ये पिंक वाले इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्डेड स्टेट में, क्या उनका भी मन करेगा कि पॉजिटिव प्लेट के पास जाए? यस, तो जरा नोटिस करना कि हमारे पास होता क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करेगा, फिर यहां जगह खाली हो जाएगी, ये वाला इधर से इधर जंप करेगा, इधर जगह खाली हो जाएगी, ये वाला इधर से इधर जंप करेगा, इधर जगह खाली हो जाएगी, ये वाला इधर से इधर जंप करेगा, इधर जगह खाली हो जाएगी, ये वाला इधर से इधर जंप करेगा, इधर जगह खाली हो जाएगी। तो जो होल आपका यहां था, अब वो होल इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा। हाँ या ना? तो होल का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? होल का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। यस, क्या इस होल की प्रेजेंस की वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर पा रहे हैं? यस, हाँ, धीरे कर पा रहे हैं। ये फ्री वाले तो बिल्कुल मस्त मौला जाएंगे, लेकिन जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर हॉप कर जाएगा, ये इधर हॉप कर जाएगा, कूद जाएंगे, कूद जाएंगे, कूद जाएंगे। तो होल की साइड जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो होल अगर वैलेंस बैंड में है तो ये भी कंडक्शन का रिप्रेजेंट करते हैं बाय हॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन है। तो होल कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड, यस, वैलेंस बैंड में जहां इलेक्ट्रॉन मिस हो रहा है वही हमारे पास होल है। इट एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन सा चार्ज मूव करता है? पॉजिटिव चार्ज। अगर आप देखें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इधर हो रहा था और होल्स का मोशन जंप होने, ये इलेक्ट्रॉन इधर है तो इधर, इधर से इधर चला गया, फिर इधर 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 इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एक्चुअली में एक्ट करता है, ये होता नहीं है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, जस्ट बिकॉज़ उसके पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो मूव कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज के जैसे एक्ट करता है। तो अगर आपका ऑप्शन होगा होल इज अ पॉजिटिव चार्ज, नो, इट एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इट इफेक्टिव मास इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। सर मास कहां से आया? इन्होंने मास नहीं बोला, इन्होंने बोला इफेक्टिव मास। ये वर्ड जरा ध्यान सुनना। ऐसा हमें प्रतीत होता है, हमें लगता है कि इसका मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। क्यों? जो चीज जल्दी मूव करती है हम कहते हैं फोर्स सभी पर सेम लगाया, क्योंकि जो चीज जल्दी मूव कर रही है हम कहेंगे वो हल्का है, यस, और जो चीज धीरे धीरे मूव कर रही है वो हम कहेंगे कहीं ना कहीं भारी है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर कोई बाधा नहीं है, ये सटक से मूव कर जाएंगे, लेकिन जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है वो आराम आराम से कूदेंगे, तो ये कंपैरेटिवली स्लो मोशन होता है। अब जब ये स्लो हो रहा है तो यहाँ पर मोबिलिटी इज लेस, धीरे धीरे ही हमारे पास चल पा रहे हैं, तो इनकी मोबिलिटी जो है वो कंपैरेटिवली कम है हमारे पास एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जिसकी मोबिलिटी कम है उसका हम लोग कह सकते हैं कि मास ज्यादा है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि इसका इफेक्टिव मास इज मोर देन ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल एक्ट एज अ वर्चुअल चार्ज, ये वर्चुअल चार्ज होता है, कोई रियल चार्ज नहीं है, ऑल्दो देयर इज नो फिजिकल चार्ज ऑन इट, ठीक है। तो ये होल का हमारे पास इंपॉर्टेंस है। वो एक्चुअली में दो करंट की वजह से होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और एक होल्स की वजह से। सर ये कैसे बात आई? कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में Na+Cl- अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, ब्राइन सॉल्यूशन, अगर मैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, क्या Na+ भी मूव करेगा? हां। क्या Cl- भी मूव करेगा? हां, क्योंकि यहां पे दोनों चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट दोनों की वजह से हमारे पास बनता है। लेकिन कंडक्टर्स में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंडक्टर्स में ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, वहां पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो लैटिस बना करके, सॉलिड है ना, तो लैटिस बना करके कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, राइट। यहां पर क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के जैसा काम कर रहा है तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, थोड़ा स्लो है, तो एक करंट इसने भी बनाया और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने भी बनाया, तो ये हमारे पास रहता है, ठीक है। अब जरा ये चीज समझना, प्योर एलिमेंटल हमारे पास फॉर्म के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको हम लोग अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स सर जिनको हम लोग मिलावट करके बनाते हैं, दोस आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। हमारे पास प्योर एलिमेंटल फॉर्म प्लस डोपिंग, एलिमेंटल फॉर्म प्लस डोपिंग। सर ये डोपिंग क्या है? आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा बेटा, ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहले डोप टेस्ट होते हैं, है ना, कि कोई एथलीट कोई ऐसा सब्सटेंस का सेवन तो नहीं करा जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए और जिससे आप नेचुरली कंपीट ना कर पाए। यस, तो डोप टेस्ट होते हैं और आप लोगों ने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि कोई प्रॉब्लम ये है कि ये टेंपरेचर डिपेंडेंट कंडक्शन है, जो हमारे लिए फिजिबल नहीं है कोई भी डिवाइस बनाने के लिए, राइट। अगर आपको करंट ज्यादा चाहिए तो आपको हीट करना पड़ेगा और करंट कम चाहिए तो आपको ठंडा करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम करने के लिए। यहां पर हमारे लिए अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। क्या मतलब सर? मैंने कहा कि भाई अगर मान लो 3 बॉन्ड टूटे तो कितने होल्स बने थे? 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो 1 2 3 3 ही होल्स बने। तो हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स और इन्हीं को हम कहते हैं Ni, इंट्रिंसिक कैरियर्स। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक कैरियर्स। एक रिलेशन भी हमारे पास रहता है यहाँ पे Ni का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Ne into NH। दिखने में सिंपल है लेकिन जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे बाद में जाकर उनको समझ आएगा कि आर इन वेरी लेस क्वांटिटी। करंट तो बनता है लेकिन इतनी कम क्वांटिटी की वजह से हमारा करंट बहुत ही कम होता है, करंट इज वेरी लेस। तो हमारे पास अगर हमें फ्लक्चुएशन ऑफ करंट चाहिए तो हम लोग इतना आसानी से नहीं कर पाते, फ्लक्चुएशन ऑफ करंट भी हमारे लिए फिजिबल नहीं हो पाता क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री नहीं है। ज्यादा करंट चाहिए तो ज्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, हीट करना पड़ेगा और फिर कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। अब हम लोगों ने तो डोपिंग हमारे पास बेसिकली कोई खतरनाक चीज नहीं है, दिस इज एडिशन ऑफ एक्सटर्नल इंप्योरिटीज, एडिशन ऑफ एक्सटर्नल, बाहर से हम लोग कुछ चीजें मिलाएंगे एंड दिस इज इंप्योरिटी। सर ये तो हमारे लिए फायदेमंद की चीज है तो हम इसको इंप्योरिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्योर स्टेट हमारे पास जब सिलिकॉन के ही सारे एटम्स हैं दैट इज द प्योर स्टेट जो नेचर में हमें मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखें वहां पर कोई और चीज बाहर से मिल रही है तो उसको हम इंप्योर ही तो बोलेंगे। हाँ, वो इंप्योरिटी हमारे काम की है, वो डिजायर्ड है, ये अच्छी बात है, लेकिन है तो ये बाहर की मिलावट। तो अगर हम बात करें तो एडिशन ऑफ एक्सटर्नल इंप्योरिटी दैट इज कॉल्ड डोपिंग। अब डोपिंग आप ऐसे कभी भी नहीं कर सकते कि भाई रैंडम है कुछ भी मिलावट कर ले, नहीं। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि जो बाहर से मिला रहे हैं डोपेंट, उसको क्या कहते हैं? डोपेंट। डोपेंट का साइज जो होगा वो साइज ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम के बराबर होना चाहिए, साइज ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्यों? क्योंकि ये उसकी जगह पर जाकर के बैठेगा लैटिस में, और जहां पर सिलिकॉन था वहीं पर जाकर बैठेगा तो बहुत मोटा आइटम बैठा दो तो लैटिस डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिफेक्ट्स आ जाएंगे। बहुत छोटा होगा तो ये अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाएगा, राइट। तो साइज कंपेरेबल होना चाहिए, क्वांटिटी आपकी बहुत कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ध्यान सुनना, कई बच्चे होते हैं कि शरबत बना रहे हैं तो शरबत को 80 पीएम या पीपीबी मतलब 1 मिलियन या 1 बिलियन सिलिकॉन एटम्स में आप एक बाहर का कोई एटम डालते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी की आप लोग यहां पर डोपिंग करते हैं। दूसरी बात हमारे पास यहां पर ये भी होनी चाहिए कि डोपेंट हमारे पास लैटिस साइट्स को ही ऑक्यूपाई, लैटिस साइट्स जो भी आपकी लैटिस की साइट्स है जहां पर वो एटम सिलिकॉन का था वहीं पर जाकर के बैठना चाहिए, इंटरस्टिशियल साइट्स में जाकर के नहीं बैठना चाहिए। तो ये चीज अक्सर होती कैसे? केमिकल प्रोसेसेस करवा करवा के आराम आराम से टाइम देकर के धीरे धीरे मटेरियल को सेट होने दिया जाता है, तब जाकर के हम लोग डोपिंग करवा पाते हैं, ठीक है। हमें जब डोपिंग करवानी है तो हमारे दिमाग में आया कि यार इन्हीं के साइज का कंपेरेबल एटम कोई लेते हैं, तो हमारी नजर सबसे पहले पड़ी 13 ग्रुप एंड 15 ग्रुप। ध्यान सुनना, क्योंकि साइज एक बहुत बड़ा पैरामीटर था, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए एटम का साइज और ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए एटम का साइज। तो हम लोगों ने इसकी मिलावट करनी स्टार्ट करी दो ग्रुप के साथ। एक होता है हमारे पास ग्रुप 13 के साथ, ठीक है, और एक मिलावट होती है ग्रुप 14 एलिमेंट्स के साथ, ग्रुप 14 एलिमेंट्स के और ग्रुप 15 एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। इसमें मान लेते हैं बोरॉन, एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें मान लेते हैं फास्फोरस, समझने के लिए, ठीक है। और ये बहुत हम लोग बेसिक फॉर्म में पढ़ रहे हैं। आज की डेट में तुम्हें सिलिकॉन में से बात करें तो सर इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा राइट। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होंगे? ये बॉन्ड बना लेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन जो ये वाला है ये बॉन्डेड टू फास्फोरस है, ध्यान से कुछ कहते हैं फ्री हो गया, नहीं, बॉन्डेड टू फास्फोरस बट कंपैरेटिवली फ्री। क्यों कह सकते हैं कंपैरेटिवली फ्री? क्योंकि जो बॉन्ड बनाएगा वो तो और स्टेबल हो जाएगा,
यस और नो? कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम में है तो क्या वो बंधा हुआ है? हाँ, लेकिन वो सिर्फ फास्फोरस से बंधा हुआ है। लेकिन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में जाकर के बॉन्ड बना रहा है तो वो उसकी एनर्जी और कम हो जाती है। वो केमिकल बॉन्डिंग में आपको ग्राफ बताया गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाती है। यस, तो अगर मैं बात करूं जो ये आपका पांचवा वाला इलेक्ट्रॉन है, ये फास्फोरस से तो बंधा हुआ है, इसके वैलेंस शेल में है, लेकिन ये इनके जैसे बंधा हुआ नहीं है। ये बिल्कुल बॉन्ड बना करके सेट हो गए तो इनकी एनर्जी और कम है। इनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। तो 15 एलिमेंट्स में हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की हमें मदद मिल रही है और 13 ग्रुप में एक खाली जगह होल की एक जगह मिल रही है। ये बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास बॉन्ड बना लेते हैं, ये को होल देता है। तो अब इन्हीं को हम लोग कहते हैं पी टाइप एंड एन टाइप। ध्यान सुनना, इसी को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए पी से प्रोटॉन नाम आप समझ पाते हैं और प्रोटॉन आपके लिए पॉजिटिव है, होल्स भी पॉजिटिव का काम कर रहे हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव कहीं ना कहीं इसके अंदर ज्यादा टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। एन से आपको इलेक्ट्रॉन टाइम वर्ड रिलेट कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यहाँ पर इसके एक हर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं कि हमारे पास डुप्लीकेट, बता दिया मैंने।